बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूं अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, तारीख इस्लाम में मोहम्मद बिन कासिम की किस्त नंबर 48 हम आपके सामने पेश कर रहे हैं और इसमें हम बयान कर रहे हैं मोहम्मद बिन कासिम की फतह भीम सिंह की अगेंस्ट। तो दोस्तों, आधी रात तक मोहम्मद बिन कासिम के थके हारे सिपाही जख्मियों की मरहम पट्टी और शहीदों की तस्वीरों कफीन में मसरूफ रहे। मैदान में चारों तरफ से दुश्मन के जख्मी सिपाहियों की चीखों पुकार सुनाई देती रही। शहीदों की नमाज जनाजा पढ़ाने के बाद मुसलमानों की फौज का 17 साल से फसला, जिसका जिस्म बेआरामी की कई रातें काटने के बाद थकावट से चूर हो चुका था, जिसके बाजू दिन भर तलवारों और नेजों से खेलने के बाद शल हो चुके थे, अपनी पीठ पर पानी का मुश्किजा उठाए जख्मों से कराते हुए दुश्मन के प्यास बुझा रहा था। ये मोहम्मद बिन कासिम था। वो आंखें जिनमें उसके साथियों लड़ाई के वक्त कहर और गजब की आग की शोले देखे थे, आप गिर कर तड़पते दुश्मनों के लिए अफवाह और रहम की आंसू से लबरेज थी। वो हाथ जिसकी तलवार दुश्मनों के सर उड़ा रही थी, अब उनके जख्मों पर मरहम रख रहे थे। मोहम्मद बिन कासिम के सिपाही भी थकावट से चूर थे, लेकिन वो अपने बिल्कुल नौजवान सिपह सलार की तकलीद में एक रूहानी लज्जत महसूस कर रहे थे। उन्होंने दुश्मन के जख्मियों को उठा उठाकर किले के सामने कतार दर कतार लुटा दिया। मोहम्मद बिन कासिम को एक पहाड़ी के दामन से किसी के कराने की आवाज आई और वो मशल उठाए इस तरफ बढ़ा। सईद, जुबैर, सदर, नसारुद्दीन और चंदा और सलार इसके साथ थे। मशल की रोशनी में चंद लाशों के दरमियान उसे एक जरा पोश नौजवान दिखाई दिया। इसकी जरा में कई जगहों पर खून के निशान थे और पसली में एक नेजा ओवैस था। इसके दाएं हाथ से तलवार का दस्ता छूट चुका था, लेकिन बाएं हाथ में वो अभी तक मजबूत के साथ सिंध का झंडा थामे हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम ने मशल अपने एक हाथ साथी के हाथ में थमा दी और जमीन पर घुटना टेकते हुए इसे उठने का सहारा देकर पानी पिलाया। चंद घूंट पीने के बाद नौजवान ने आंखें खोली और मोहम्मद बिन कासिम और उसके साथियों को गौर से देखने बाद झंडे को दोनों हाथों में मजबूती से पकड़ लिया। नासरुद्दीन ने जुबैर से कहा, जुबैर, तुमने इसे पहचाना नहीं? जुबैर ने आगे बढ़कर जख्मी नौजवान की तरफ देखा और कहा, उफ, ये भीम सिंह है। भीम सिंह ने आंखें खोली और अपने चेहरे पर एक दर्दनाक मुस्कुराहट लाते हुए कहा, तुम्हें फतह मुबारक। मोहम्मद बिन कासिम के इस्तिफार पर जुबैर ने भीम सिंह के अल्फाज का अरबी में तर्जमा किया और इसने कहा, मैं हैरान हूं कि ऐसे बहादुर सिपह सलार की मौजूदगी में सिंध की फौज मैदान छोड़कर भाग गई है। जुबैर, तुम इसे सहारा दो, मैं इसका तीर निकालता हूं। जुबैर ने आगे बढ़कर भीम सिंह को सहारा दिया। मोहम्मद बिन कासिम ने इसकी तरफ हाथ बढ़ाया और भीम सिंह ने झंडा छोड़कर इसका हाथ पकड़ लिया। मोहम्मद बिन कासिम ने नासरुद्दीन को इशारा किया और इसने भीम सिंह के दोनों हाथ पकड़ लिए। मोहम्मद बिन कासिम ने तीर निकालकर एक तरफ फेंक दिया और नासरुद्दीन को फौरन जरा खोल डालने के लिए कहा। भीम सिंह के जख्म ज्यादा गहरे न थे, लेकिन खून ज्यादा बह जाने की वजह से वो निढाल हो चुका था। मोहम्मद बिन कासिम ने इसकी मरहम पट्टी से फारिग होकर सिपाहियों को हुक्म दिया कि उसे किले के अंदर ले जाएं और खुद दूसरे जख्मियों को देखभाल में मसरूफ हो गया। ज़ारा ने अपने जख्मियों को ज्यादा अहमियत न दी थी। वो हिस्ब ममून अली सुबह उठकर नाहीद के साथ सुबह की नमाज के लिए खड़ी होगी। नमाज अदा करने के बाद ज़ारा ने अपने बिस्तर पर लेटे हुए, नाहीद, काश मैं ज्यादा जख्मी होती और तुम्हारी तीमारदारी का लुत्फ उठाती। नाहीद ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरी तीमारदारी का तसव्वुर करी हो या खालिद की तीमारदारी? ज़ारा के गालों पर थोड़ी देर के लिए हिया की सुर्खी छा गई। दरवाजे पर नासरुद्दीन ने दस्तक देते हुए कहा, मैं अंदर आ सकता हूँ? नाहीद ने उठकर दूसरे कमरे में जाते हुए कहा, लो आप उठ जाओ, वरना क्या होगा? नाहीद ने कहा, वरना तुम्हारी शादी शायद देवर की फतह तक मुलतवी हो जाए। ज़ारा का दिल धड़कने लगा। इसने उठकर नाहीद का दामन पकड़ लिया, कहा, नाहीद आपा, सच को ये क्या मामला है?
नाहिद ने अपना दामन छुड़ाते हुए कहा, पगली तुम्हारा भाई बैर खड़ा है, मुझे छोड़ दो। नहीं, जब तक तुम मुझे साफ साफ ना कहोगी मैं नहीं छोड़ूंगी। भैया जरा ठहरना, मैं आपा नाहिद से एक बात कर रही हूँ। हाँ बताओ। नाहिद ने कहा, अच्छा बताती हूँ, सुनो। रात के वक्त साद ने मैदान से आते ही तुम्हारे मुतल्लिक पूछा और मैंने तमाम वाकयात बता दिए और तुम्हारे दिल की हालत भी इससे पोशीदा ना थी। तुम्हें याद है जब हम किले में दाखिल हो रहे थे, वो तुम्हारे भाई को पकड़ कर एक तरफ ले गया था, तो इसने भाई से क्या कहा होगा? यही कि खालिद के साथ तुम्हारी शादी कर दी। आपा सच को तुम मजाक तो नहीं कर रही? पगली मैं मजाक नहीं करती, तुम्हारा भाई अभी मेरी बातों की तस्दीक कर देगा। जहरा की आंखों में खुशी के आंसू छलक रहे थे। नाहिद ने कहा, हाँ तुम रो रही हो? क्या तुम मेरे मेरे भाई को पसंद नहीं करती हो? उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं तो मैं खुद तुम्हारे भाई से कह देती हूँ कि तुम्हें शादी के लिए मजबूर ना करे। कहूँ इससे? ये कहते हुए नाहिद एक शरारत अमेज तबस्सुम के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन जहरा आगे बढ़कर इसके साथ लिपट गई। मेरी बहन, मेरी आपा, इसने आंसू पूछते हुए कहा। नाहिद ने कहा, तो तुम खालिद के साथ शादी करने पर रजामंद हो? जहरा ने इसकी तरफ देखा, मुस्कुराई और उसे दूसरे कमरे की तरफ धकेलते हुए बोली, जाओ तुम बहुत शरीर हो। नासरुद्दीन ने बहस से आवाज दी, जहरा तुम्हारी बातें कब खत्म होगी? इसने बिस्तर पर बैठते हुए जवाब दिया, आ जाओ भैया। बहन नाहिद दूसरे कमरे में चली गई है। नासरुद्दीन ने अंदर पांव रखते ही पूछा, तुम्हारे जख्मों का अब क्या हाल है? इसने जवाब दिया, भैया वो मामूली खराशें थी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नासरुद्दीन इसके करीब चारपाई पर बैठ गया। जहरा का दिल धड़क रहा था। थोड़ी देर सोचने के बाद नासरुद्दीन ने कहा, जहरा, खालिद एक बहुत बहादुर नौजवान है। मेरा इरादा है तुम्हारी शादी इसके साथ कर दी जाए। तुम्हें ये रिश्ता पसंद है या नहीं? जहरा ने जवाब देने की बजाय दोनों हाथों में अपना मुंह छुपा लिया। नासरुद्दीन ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, मेरा इरादा था कि सिंध फतह होने के बाद तुम्हारी शादी जून हमसे होगी, लेकिन मुसलमान ऐसी रस्मात को बुरा समझते। इसके अलावा अहले सिंध के साथ अब इस फैसला की जंग होने वाली है। सपाई को अपनी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। मैं ये चाहता हूं कि तुम्हें अपने हाथों से खालिद को सौंप दूं। नाहिद तुम्हें बहुत चाहती है, वो तुम्हारा ख्याल रखेगी और मैं ज्यादा इत्मीनान के साथ इस्लाम की खिदमत कर सकूंगा। जरा इस बेसर समानी में मेरे पास तुम्हारे लिए नेक दुआओं के सिवा कुछ नहीं। अगर मेरे पास सारी दुनिया की दौलत होती तो तुम पर निछावर कर देता। भैया भैया, इसने झुककर नासरुद्दीन की गोद में सर रख दिया और हिचकियां लेते हुए कहा, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। उसने प्यार से इसके सर पर हाथ फेरते हुए, जहरा, मेरा इरादा कि आज ही तुम्हारी शादी कर दूं। फौज 2-4 दिन और यहाँ ठहरेगी, लेकिन यह भी मुमकिन है कि अचानक देबल से राजा की फौज की पेशकदमी की तरह आ जाए और हमें फौरन कूच करना पड़े। साद मोहम्मद बिन कासिम से जिक्र कर चुका है और वो बहुत खुश है। साद खालिद से भी पूछ चुका है और बहन नाहिद को भी मुबारकबाद दो। सलार आजम खुद इसके भाई को बुलाकर इसकी रजामंदी हासिल कर चुके हैं। वो खुद तो दोनों का निकाह पढ़ाना चाहते हैं। बहर से साद ने नासरुद्दीन को आवाज दी और उठकर कमरे से निकल गया। जहरा ने उठकर बराबर वाले कमरे का दरवाजा खोलते हुए कहा, नाहिद नाहिद, तुमने सुना आज तुम्हारी शादी है? मेरी शादी? नाहिद के चेहरे पर या मुस्कुर के सुर्ख और सफेद लहरें दौड़ने लगे। हाँ नाहिद, तुम्हारी शादी। अब बताओ तुम्हें जुबैर भाई पसंद है या नहीं? और मैं अभी उन्हें बुलाकर कहती हूँ कि वो अपने लिए कोई और लड़की तलाश करें। नाहिद ने कहा, तुम बहुत शरीर हो जहरा। खालिद ने बरामदे से बराबर के कमरे का दरवाजा खटखटाते हुए नाहिद को आवाज दी और जहरा ने हंसते हुए कहा, नाहिद जल्दी जाओ वरना तुम्हारी शादी सिंध की फतह तक मुलतवी हो जाएगी। मैं मजाक नहीं करते, तुम्हारा भाई अभी मेरी बातों की तस्दीक कर देगा। नाहिद जहरा को मोहब्बत भरी नजरों से देखती हुई दूसरे कमरे में दाखिल हुई। इसका दिल खुशी के समुद्र में होते खा रहा था। इसके पांव डगमगा रहे थे। तो दोस्तों, इसके साथ ही आज हम यहाँ खत्म करते हैं और इंशाअल्लाह ताला यहाँ से आगे कल हम बयान करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।